आज उसी के आगे का जो पॉइंट है उसके बारे में आज बहुत ही कम समय में अधिक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आप सभी लोग बहुत ही विधिवत मन लगा करके ध्यान केंद्रित करके निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित रूप से जो है इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें डाली गई हैं और इसे आपको वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें कतई पढ़ने में जो है कोई भी संकोच आप नहीं करेंगे और खुल करके आप जो है इस वीडियो को जो है पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि कल जो है आपको अमर जीव के बारे में बताया गया, इमोर्टल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया। वास्तव में यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमर जीव क्या होता है, इमोर्टल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि इमोर्टल जीव उसी को कहते हैं, अमर जीव उसी को कहते हैं जिनका संपूर्ण शरीर प्रोटोप्लाज्म का बना होता है, अर्थात जीव द्रव का बना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अमर जीव इमोर्टल ऑर्गेनिज्म बहुत ही विचित्र शब्द भी है और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इमोर्टल ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जो कभी मरते नहीं हैं। क्या आपने कभी यह सुना होगा कि पृथ्वी पर जो जन्म ले लेता है वह कभी मरता नहीं है? लेकिन हाँ, ऐसा है भी। पृथ्वी पर कुछ जीव ऐसे हैं जो जन्म ले लेते हैं और उनकी निरंतरता बनी रहती है। ऐसे जीव कभी मरते नहीं हैं। जो जीव कभी मरते नहीं हैं, ऐसे जीव को हम अमर जीव या उसे इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बच्चों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अमीबा और यूग्लिना के रूप में देख सकते हैं। अमीबा और यूग्लिना जो है यह प्राणी है, ऐसा यह जीव है जिसमें निरंतर विभाजन होता रहता है, कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है और कोशिकाओं का विभाजन इनके मरने से पहले, अर्थात ये मरते नहीं है और मरने से पहले जो है कोशिका का विभाजन हो जाता है और इन जीवों की निरंतरता बनी रहती है और ये जीव जो है वृद्धि करते रहते हैं। इस तरह से ऐसे जीवों को हम अमर जीव की संज्ञा करते हैं। अमर जीव के नाम से ऐसे जीव जाने जाते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि निश्चित रूप से जो प्रजनन आप पढ़ रहे हैं उस प्रजनन की हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है। बच्चों, प्रजनन की तो बहुत बड़ी भूमिका है। अगर प्रजनन न हो तो हमारे पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक बिंदु है और प्रजनन का रोल इतना अधिक है कि निश्चित रूप से प्रजातियों की निरंतरता को बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका बहुत ही जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अर्थात प्रजातियों की निरंतरता इससे बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है जैव विकास। जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। जैसा कि जीव विकास के जैव विकास के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह लेमार्क और डार्विन का नाम आपने पढ़ा होगा। ये वैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और इनका नाम जो है अग्रणी है और जैव विकास के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है जैव विकास के क्षेत्र में डार्विन और लेमार्क का नाम आप अवश्य जानेंगे। तीसरा पॉइंट है जो हमारे प्रजनन की भूमिका है वह है पारिस्थितिकी संतुलन, अर्थात इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को कायम रखने में प्रजनन की
महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रजनन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस जैसे ये हमारे वातावरण में जो भी जीव पाए जाते हैं, इन जीवों में संतुलन किस प्रकार से बना होता है, ये जीव कैसे जीवित रहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रजनन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि प्रजनन नहीं होगा तो वातावरण में पारिस्थितिकी संतुलन जो है नहीं बना रहेगा, न तो बनेगा। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। चौथी चीज यह है कि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को बनाने में प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्य सुरक्षा कायम रखने में प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह जो है प्रजनन द्वारा मनुष्य अपनी खाद्य सुरक्षा का पूरा जो है ध्यान देता है और खाद्य सुरक्षा अपना जो है सुनिश्चित करता है। कैसे? प्रजनन के द्वारा। अब आपको मैं बता दूं कि जो अगला बिंदु है वह है प्रजनन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, चाहे वह पौधों में हो चाहे वह जंतुओं में हो। इस तरह से जो है प्रजनन के 2 प्रकार है। इसमें पहला जो प्रकार है आपका है अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक, अलैंगिक क्या मतलब? जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे प्रजनन की विधि जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरी जो इसकी विधि है उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात इसमें जो है लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे प्रजनन को कहते हैं लैंगिक प्रजनन कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक प्रजनन तो होता ही है, लेकिन इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, अब इसको जानेंगे हम। तो इसकी 2 विधियां सबसे प्रमुख रूप से हैं। पहली जो विधि है वह आपका है विखंडन या विभाजन। विखंडन या विभाजन, और विखंडन या विभाजन जो विधि है वह 2 प्रकार की होती है। विखंडन या विभाजन विधि 2 प्रकार की होती है। पहली विधि जो है उसको कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन का अर्थ होता है बाइनरी फ्यूजन, उसको कहते हैं हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन कहते हैं द्विविभाजन। दूसरी जो विधि है उसको हम कहते हैं बहुखंडन। अर्थात बहुखंडन का मतलब होता है कि ऐसे जीवों का जो केंद्रक होता है वह विभिन्न खंडों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से विभिन्न खंडों से अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं और इस तरह का प्रजनन कहलाता है बहुखंडन। इसके पहले जो द्विविभाजन है, द्वि माने होता है 2। जैसे ये आपका जो है, जैसे मान लीजिए यह आपका जो है अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है। तो उसकी मैं बता दिया हूं पहले ही कि केंद्रक का ही विभाजन होता है, अर्थात कोशिका विभाजन होता है। और यह जो अमीबा है इसका केंद्रक जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में डिवाइड हो गया केंद्रक, यह केंद्रक जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। इस तरह से प्रत्येक केंद्रक से, इस केंद्रक के प्रत्येक भागों से जो है 2-2 अमीबा जो है तैयार हो जाएगा। इस तरह से 2 अमीबा तैयार हो गया। तो ये 2 अमीबा तैयार हो गया और इस तरह से अमीबा में द्विखंडन विधि से विभाजन की क्रिया होती रहती है। इसके बाद जो है बहुखंडन है। बहुखंडन आपको देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है प्लाज्मोडियम। बच्चों, प्लाज्मोडियम के बारे में भी आप अध्ययन किए होंगे। प्लाज्मोडियम है क्या? प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, और यह प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में ही रहता है। लेकिन रक्त में कैसे प्रवेश करता है? इसको
जैसा कि आप पढ़े होंगे मलेरिया फीवर के बारे में पढ़े होंगे। मलेरिया बुखार जो हो जाता है, तो ये मलेरिया बुखार क्यों हो जाता है? जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है, वह मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है एक प्रकार का वेक्टर है, और यह मादा एनोफ्लीज मच्छर क्या करती है? प्लाज्मोडियम को अपने साथ ले करके धोती है, और जब यह किसी भी व्यक्ति के स्किन पर, शरीर पर वह बैठ जाती है, तो वह मच्छर काटती है, और काटने के बाद प्लाज्मोडियम को वह रक्त में छोड़ देती है, इंटर कर देती है, और इस तरह से प्लाज्मोडियम अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन करता है, प्लाज्मोडियम रक्त में प्रजनन करता है। रक्त क्या है? रक्त की कोशिका है, और उस कोशिका में जो है यह प्रजनन करता है। और मैं बता दूं ये कौन सा प्रजनन करता है? वह करता है प्रजनन बहुखंडन विधि से करता है प्रजनन, बहुखंडन। बच्चों, आपके रक्त में, रक्त की कोशिका में इसकी संख्या निरंतर इतनी बढ़ती जाती है जिसका हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और इस तरह से रोग फैलाने में यह बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सक्रिय हो जाता है। तो इस तरह से यह मलेरिया रोग फैला देता है, यह प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैला देता है। इसलिए इस जीव को हम मलेरिया परजीवी कहते हैं।